टॉपिक होगा बेटा फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन भी एक फोर्स है जिसमें हमने प्रीवियसली कुछ फोर्सेस को डिस्कस किया। जैसे कि न्यूटन सेकंड लॉ में हमने पढ़ा कि फोर्स जो है वो एक एजेंट है जिसके जरिए मुख्तलिफ काम करवाते हैं, और उसका हमने न्यूमेरिकली फार्मूला पढ़ा जिसको हमने एक्सटर्नल फोर्स कहा था, F इज इक्वल टू ma। देन उसके बाद हमने एक और टाइप ऑफ फोर्स पढ़ी जिसको हमने जो है वो टेंशन फोर्स कहा। और टेंशन फोर्स भी हमने डिटेल में पढ़ा कि टेंशन फोर्स एक कांटेक्ट फोर्स है जो कि स्ट्रिंग के जरिए लग रही होती है, किसी स्ट्रिंग में प्रोड्यूस हो रही होती है। फिर उसके साथ साथ हमने वेट के भी बारे में पढ़ा कि वेट भी एक फोर्स होती है, वेट की नीचे भी फोर्स होती है। तो फोर्सेस बहुत सारी हो सकती हैं, मुख्तलिफ जगहों पर लगने की वजह से उनके नाम हम डिफरेंट रख लेते हैं ताकि हमें पहचान हो सके हम किस सिनारियो की बात कर रहे हैं, किस वे की फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, किस टाइप ऑफ फोर्स की बात कर रहे हैं। तो अभी आगे भी हम बहुत सारी फोर्सेस को डिस्कस करेंगे, सेंट्रीपिटल है, सेंट्रीफ्यूगल है, उसके अलावा और भी बहुत सारी फोर्सेस हैं। तो हमें अंदाजा होता रहेगा कि हम किस किस फोर्स की बात कर रहे हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स की। ये एक ऐसी फोर्स होती है जो बिटवीन द सरफेस ऑफ टू बॉडीज होती है, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स इट ऑलवेज occur in between the surface of two bodies when they are in contact। जब वो फोर्स कांटेक्ट में हो बॉडीज, तब ही उनके दरमियान में एक फोर्स प्रोड्यूस होगी जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स कह रहे होते हैं, ठीक है। जब होगी जब वो हमेशा कांटेक्ट में होंगे। देखिए अगर मैं इस बोर्ड को भी देखूं तो बोर्ड मुझे एक बड़ा स्मूथ सा ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, या मैं वॉल को देखूं तो वॉल थोड़ी सी रफ मटेरियल मुझे नजर आ रही है, या मैं सराउंडिंग में किसी और ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करूं तो उन ऑब्जेक्ट की जो सरफेस है, जैसे अगर मैं इन वुलन क्लॉथ की बात करूं, इन ऑब्जेक्ट की जो सरफेस है, इन सरफेसेस के ऊपर हर एलिमेंट की, हर मटेरियल की सरफेस डिफरेंट है। सो अगर मैं इस स्मूथ सरफेस को भी ऑब्जर्व करूं ना, और माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करूं, तो इसके ऊपर भी मुझे बहुत बारीक बारीक से पोर्स नजर आएंगे, या इसकी जो सरफेस है वो एक बिल्कुल स्मूथ सरफेस नहीं नजर आएगी, बल्कि इसकी सरफेस मुझे कुछ इस तरह से नजर आएगी। इसके ऊपर भी कुछ लॉक्स मौजूद होंगे, ये इस तरह से भी ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। इसकी सरफेस माइक्रोस्कोपिकली अगर देखें तो वो भी बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होगी, इस पे भी कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन होंगे। तो जब हमने कहा कि बॉडी कांटेक्ट में हो दूसरी बॉडी के, या इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो लाइक दिस, इसके ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसके ऊपर भी जो है वो क्या बन रही है, अप्स एंड डाउन बने हुए हैं। ये इस तरह एक ऑब्जेक्ट इसके ऊपर प्लेस किया, इन दोनों की सरफेसेस के दरमियान में ये जो लॉग्स क्रिएट हुए ना, दिस अप्स एंड डाउन्स मेक्स अ लॉग। तो ऐसा कह रहे हैं कि अप्स एंड डाउन ऑफ सरफेस क्रिएट अ लॉग। जो अप्स एंड डाउन है ना सरफेस के दरमियान में, ये लॉक क्रिएट करते हैं जस्ट लाइक दिस। ये इस तरह एक जो है लॉक हो जाएंगे, ये यहाँ से इसको स्लिप नहीं होने देंगे, मूव नहीं होने देंगे, ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश करेंगे, और इसी रोकने को, इसी अपोज करने को हम जो है वो फ्रिक्शन फोर्स कह रहे होते हैं। ऐसी फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हो, किसके, अप्लाइड फोर्स के, तो इसको हम फ्रिक्शन फोर्स कह रहे होते हैं। तो याद रखिएगा, जब ये दो बॉडी कांटेक्ट में है, मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स अप्लाई करूं, ठीक है, इस बॉडी पर अगर मैं फोर्स अप्लाई करूंगा, तो ये जो फ्रिक्शन है, इट इज एन अपोजिंग फोर्स। फ्रिक्शन क्या है,
एक अपोजिट फोर्स है, अपोजिंग फोर्स है, ये हमेशा तब ही अप्लाई होगी जब आप फोर्स लगाओगे। आपने फोर्स लगाई, इन दो बॉडीज के दरमियान में यहां पर जो है वो फोर्स लगेगी, जिसको हम क्या कह रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स कह रहे हैं, और ये स्मॉल है। अंडरस्टूड? तो आप अगर फोर्स नहीं लगा रहे, आपने फोर्स नहीं लगाई, फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं होगी, फ्रिक्शन फोर्स भी खत्म। आपने फोर्स लगाई, फिर दोबारा फ्रिक्शन फोर्स यहां पे प्रोड्यूस हो जाएगी। अंडरस्टूड? तो इसका मतलब हुआ कि फ्रिक्शन फोर्स इज एन अपोजिंग फोर्स, ये आपकी फोर्स के एक अपोजिट फोर्स होती है। और इसका काम क्या होता है, अगर अपोजिंग फोर्स है तो इट ट्राई टू स्टॉप द मोशन ऑफ द बॉडी, या तो बॉडी के मोशन को स्टॉप करने की कोशिश करती है, या बॉडी की जो स्टेट ऑफ रेस्ट है उसको मेंटेन रखने की कोशिश करती है। तो ये फ्रिक्शन जो है वो हमारी बॉडी के ऊपर तभी अप्लाई होगी, हमारी अप्लाइड फोर्स की वजह से, और अपोजिंग फोर्स होगी, और ये बॉडी की स्टेट को मेंटेन रखने की कोशिश करेगी, या फिर बॉडी के मोशन को स्टॉप करवाने की कोशिश करेगी। ठीक है? अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड किस पे करती है? तो फ्रिक्शन फोर्स जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करेगी दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में जो अप एंड डाउन हैं, जो लॉक क्रिएट कर रहे हैं, ये कितने ज्यादा लॉक है। जितने ज्यादा लॉक होंगे उतनी ही ज्यादा फ्रिक्शन, उतनी ही ज्यादा इसको फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, इसमें लॉक्स में मूव करने में मुश्किल होगी। तो याद रखिएगा, जितनी ज्यादा सरफेस आपकी रफ होगी, अप्स एंड डाउन उतने ही होंगे। तो उसको कहेंगे कि इट डिपेंड on the roughness of surface। दो ऑब्जेक्ट की सरफेस की रफनेस पर डिपेंड करेंगे, और हर रफनेस की अलग अलग फ्रिक्शन होती है, और फ्रिक्शन की वैल्यू भी उनकी अलग अलग होगी। अगर एक सरफेस स्मूथ है और एक सरफेस बहुत ज्यादा रफ है, तो जो स्मूथ सरफेस के दरमियान में फ्रिक्शन हो रही है वो कम होगी, जो ज्यादा रफ सरफेस है उनके दरमियान में जो फ्रिक्शन हो रही है वो बहुत ज्यादा होगी। आपने ऐसा देखा होगा, हम जो है वो फ्रिक्शन, या ये कह लो कि फ्रिक्शन हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट इसका काम होता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो क्या, कि मोस्ट ऑफ द वर्क जो हम कर रहे हैं वो फ्रिक्शन की वजह से ही कर पाते हैं। मैं इस वक्त मार्कर को होल्ड किए हुए हूं, अगर मैं इस मार्कर को होल्ड कर सकता हूं तो इसका मतलब ये फ्रिक्शन की वजह से। कैसे? कि अगर मैं इस मार्कर को पकड़ा हुआ हूं तो ये फ्रिक्शन है मेरी फिंगर्स और मार्कर के दरमियान में, कि मार्कर मेरे हाथ में स्टे हुआ हुआ है, नहीं तो ये क्या होता, मार्कर मेरे हाथ से स्लिप हो जाता। ठीक है? इसी तरीके से मैं इस मार्कर के जरिए बोर्ड पर लिख पा रहा हूं, इसका मतलब मार्कर की जो इंक है, इंक और इस बोर्ड की सरफेस के दरमियान में कुछ फ्रिक्शन है, तभी वो इंक इसके ऊपर जाकर स्टे हो गई, रुक गई, वरना अदरवाइज पर लिखा नहीं जाता। आपने देखा होगा कुछ कार्ड्स होते हैं, जैसे एटीएम कार्ड्स है, इस तरह के जो कार्ड्स हैं जिसपे कोई प्लास्टिक कवरिंग होती है, उसके ऊपर हम अगर बॉल पेन से लिखने की कोशिश करें तो बड़ा मुश्किल होता, नहीं लिखा जाता है ना, उस पर आप पेन से लिख नहीं पाते हो। कब लिख पाते हो? उसको बिल्कुल बहुत तेज, उसको थोड़े से गढ़ा कर लिखे अगर आप, तो फिर शायद उस पर जो है वो थोड़ा बहुत आप लिख पाओ। वो गढ़ाने से क्या होगा, सरफेस में स्मूथनेस खत्म हो जाएगी, रफनेस आ जाएगी। गढ़ाने का मतलब आपने सरफेस को थोड़ा सा रफ कर दिया, जब सरफेस को रफ कर दिया, हाँ, फिर आप शायद उस पर लिख सको। तो डिपेंड करता है मटेरियल की रफनेस के ऊपर। इसी तरीके से रोड्स हैं, रोड्स पर कार्स चलती हैं, हम रोड जो है बिल्कुल प्लेन नहीं बनाते। आपने कभी देखा है कि टाइल्स का जो है वो, जो जैसे हम घरों में या हम जो अपने रूम्स वगैरह में जो है वो टाइल्स लगाते हैं, क्या इस तरह बिल्कुल स्मूथ और बिल्कुल प्लेन टाइल्स का रोड बनाया जाए? कहीं नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? कि अगर वहां फ्रिक्शन कम हो जाएगी, फ्रिक्शन नहीं होगी, तो वहां एक्सीडेंट ज्यादा होंगे। जैसे बारिश के वक्त पानी
भर जाता है, या पानी से अगर रोड स्लिपरी हो जाते हैं तो वहां फ्रिक्शन कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि इन लॉक्स के दरमियान में वो पानी आ जाता है, और जब पानी आ जाता है तो लॉक्स को सही तरीके से लॉक्स बंद नहीं हो पाते, जिसकी वजह से फ्रिक्शन मेंटेन नहीं हो पाती, फ्रिक्शन की अमाउंट कम हो जाती है। और अगर फ्रिक्शन की अमाउंट कम हो जाती है तो फिर एक्सीडेंट्स का भी खतरा ज्यादा होता है। तो हमारी डेली लाइफ में फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है। फ्रिक्शन ज्यादा हो जाए तो भी गलत, तो भी हमारे लिए जो है डिसएडवांटेज भी होते हैं इसके। फ्रिक्शन कम हो जाए तो भी हमारे लिए जो है वो मसले होते हैं कि हम फ्रिक्शन को हमें उस वक्त चाहिए होती है फ्रिक्शन की मुख्तलिफ काम करवाने, मुख्तलिफ वर्क करवाने के लिए। सो फ्रिक्शन डिपेंड करती है रफनेस पर, सरफेस के ऊपर। ठीक है, जितना ज्यादा रफ सरफेस उतनी ज्यादा फ्रिक्शन। यहां पर अभी हमने एक बात पढ़ी कि फ्रिक्शन जो है वो डिपेंड करती है कांटेक्ट पर। जब तक ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में नहीं होते, जब तक ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में नहीं होते, जब तक जो है वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं होती। तो इस वर्ड से, इस बात से पता लगा कि फ्रिक्शन जो है इट इज अ कांटेक्ट फोर्स। ये कांटेक्ट फोर्स है, फिजिकली कांटेक्ट होगी तो ये फोर्स अप्लाई होगी, वरना एप्लीकेबल नहीं होती। जैसे दूसरी फोर्स है वो कांटेक्ट फोर्स नहीं होती है, वो विदाउट फिजिकली उसमें जो है वो काम हो रहा होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, ऐसी फोर्स जो कि फिजिकली कांटेक्ट नहीं कर रही होती, कांटेक्ट मतलब नॉन कांटेक्ट फोर्स होती है। लेकिन फ्रिक्शन क्या है? कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम, मैंने अभी बताया कि फ्रिक्शन ज्यादा हो जाए तो हम जो है वो कुछ हमें डिसएडवांटेज भी होते हैं फ्रिक्शन होने के। लेट्स से हमें अपने व्हीकल्स की स्पीड बढ़ानी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम व्हीकल्स के दरमियान में थोड़ी फ्रिक्शन कम करने की कोशिश करते हैं, जिससे व्हीकल्स की थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज हो जाए, या मशीनरीज जो वर्क करती हैं, जो रोटेट कर रही होती है, हम उसमें ऑयलिंग वगैरह यूज करते हैं ताकि उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाए, लुब्रिकेशन वगैरह करते हैं। तो ये जो हमने काम कर रहे हैं, इसकी वजह से स्पीड इंक्रीज करवा रहे हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस करवा रहे हैं। तो याद रखिएगा, अगर दो बॉडीज कांटेक्ट में हैं, कांटेक्ट फोर्स है, अगर बॉडीज कांटेक्ट में है तो वहां पर आप डिफरेंट मेथड यूज करके फ्रिक्शन की अमाउंट को रिड्यूस तो कर सकते हो, खत्म नहीं कर सकते। अगर आपने फ्रिक्शन को खत्म करना है तो आपने क्या करना पड़ेगा, आपने दोनों बॉडीज का कांटेक्ट ही खत्म कर दो। इट कैन बी मिनिमाइज बट कैन नॉट बी वैनिश। ठीक है, मिनिमाइज तो हो सकती है, खत्म नहीं हो सकती। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं आपको, मैगलिफ ट्रेन या बुलेट ट्रेन का नाम सुना है? बुलेट ट्रेन को हम मैगलिफ ट्रेन कहते हैं। बुलेट ट्रेन में या मैगलिफ ट्रेन में क्या होता है कि वो जमीन पर या रेलवे ट्रैक्स पर नहीं चलती है, बल्कि वो रेलवे ट्रैक्स से थोड़ा सा ऊपर उठकर चलती है हवा में। ठीक है, वो ऊपर उठकर क्या होती है, उसका कांटेक्ट खत्म हो जाता है जमीन से। जब कांटेक्ट खत्म हो गया, इसका मतलब कांटेक्ट खत्म होने से फ्रिक्शन फोर्स ही खत्म हो गई बिटवीन ट्रेन एंड ट्रैक। जब फ्रिक्शन खत्म हो गई तो फिर उसकी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। इसीलिए अभी तक जो हम कहते हैं कि बुलेट ट्रेन से ज्यादा स्पीड जो है वो किसी ट्रेन ने अचीव नहीं करी है। तो ये बेसिक जो है वो आपको फ्रिक्शन के बारे में सिंपल सी एक कॉन्सेप्ट था। इसी तरीके से फ्रिक्शन की कुछ टाइप्स भी हैं, फ्रिक्शन की टाइप को डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की टाइप के लिए हमारे पास बेसिक जो टाइप है सबसे पहले वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो पहले हम स्टैटिक फ्रिक्शन को डिस्कस करते हैं। स्टैटिक का मतलब क्या होता है बेटा?
हमें मालूम है स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। सो द फ्रिक्शन produced between the surface of two bodies when they are at rest। जब दो ऑब्जेक्ट क्या हो, रेस्ट में हो, और इन पर जो फ्रिक्शन लग रही हो वो क्या हो, वो स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगी जब बॉडीज रेस्ट में हो। देखिए कैसे, इनिशियली अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं फोर्स नहीं लग रही, इसको हटा देंगे, हमने भी कोई अप्लाइड फोर्स नहीं लगाई, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पर रखा हुआ है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट के ऊपर अपनी बॉडी में क्या अप्लाई करेगा, वेट ऑफ द बॉडी, ऐसे ही है ना, इसको हम क्या कहते हैं, एम जी के बराबर होगा। मास इनटू ग्रेविटी। अगर ये आपकी बॉडी का एक्शन हो गया तो ऑब्वियसली सेकंड बॉडी भी आप पर फोर्स अप्लाई करेगा, उतनी ही अमाउंट में अप्लाई करेगा, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द बॉडी। इफ दिस इज एक्शन, दिस इज द रिएक्शन, जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, और नॉर्मल फोर्स कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स जो है वो नॉर्मल रिएक्शन एक ही बात होती है। अब क्या यहाँ पर अभी कांटेक्ट में है, लेकिन अभी कोई फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि फ्रिक्शन फोर्स एक अपोजिंग फोर्स है, जब तक एक्शन नहीं होगा तो रिएक्शन कैसे होगा? ये तो एक अपोजिंग फोर्स है, एक रिएक्शन फोर्स है, कैसे प्रोड्यूस होगी? तो यहाँ पर अभी हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं की। हाँ, अब अगर आप एक फोर्स अप्लाई करो जिसको आपने अप्लाइड फोर्स कहा, और जितनी आप अप्लाइड फोर्स अप्लाई करोगे उतनी ही अमाउंट के अंदर यहाँ पर एक फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगी, जो कि इन दो के सरफेस के दरमियान में हो रही होगी, इसको हम कहते हैं फ्रिक्शन। अब जरा देखिए बॉडी क्या है, रेस्ट में। रेस्ट में क्यों है? क्योंकि टोटल फोर्सेस जो बॉडी पर अप्लाई हो रही हैं वो क्या होंगी, बैलेंस होंगी, एक दूसरे को बैलेंस कर चुकी होंगी। अगर बॉडी, एक बात, ये बात रखिए, देखिए ध्यान में रखिएगा, बॉडी को अगर आपने रेस्ट में रखना है, अगर आपने बॉडी को रेस्ट में रखना है तो इस बॉडी पर अप्लाई होने वाली फोर्सेस कंपोनेंट फॉर्म में, अगर एक्स एक्सिस पर कोई फोर्स लग रही है तो उसको बैलेंस वाई वाली फोर्स नहीं करेगा, उसको बैलेंस एक्स एक्सिस वाली फोर्स ही करेगी। अगर वाई में कोई फोर्स लग रही है तो इसको बैलेंस वाई एक्सिस वाली ही फोर्स करेगी, एक्स वाली फोर्स बैलेंस नहीं करेगी। तो एक्सिस के दरमियान में अपोजिट फोर्सेस एक दूसरे बैलेंस करेंगी, ये परपेंडिकुलर फोर्सेस आपस में बैलेंस नहीं करती। तो ये देखिए y यानी कि वेट को नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे ने बैलेंस किया, और यहाँ पर आपकी फोर्स को कौन बैलेंस करेगा? भाई आपने फोर्स लगा दी ना, तो आपकी फोर्स को बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। तो ये देख लो, अगर मैं कहता हूं कि मैंने ये फ्रिक्शन नहीं प्रोड्यूस हुई, यहाँ पर जो है वो बहुत स्मूथ सरफेस मैंने रखी, सपोज कर लो, उस पर मैं अप्लाई करूं इस फोर्स को, 3 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करूं, भाई 3 न्यूटन क्या, मैं अगर 0.5 न्यूटन की फोर्स भी अप्लाई करूं ना, और पीछे से कोई दूसरी फोर्स नहीं खींच रही हो, तो मैं बता चुका हूं आपको कि अगर एक साइड पे फोर्स लगती है तो वो अनबैलेंस फोर्स होती है, और अनबैलेंस फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ चुके हैं कि ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव कर जाता है। अगर आपकी फोर्स आपने लगाई और बॉडी मूव नहीं कर रही, तो मान लीजिए कि उसके अपोजिट साइड पर कोई फोर्स लग चुकी होगी, जिसको हमने कहा फ्रिक्शन फोर्स। और क्योंकि ये वो फोर्स है जो अभी आपकी बॉडी को मूव नहीं करने दे रही, इसका मतलब ये भी जो है वो 3 न्यूटन के बराबर ही होगी, तभी तो आपकी बॉडी को इसने बैलेंस कर लिया, तभी बॉडी मूव नहीं हो रही और बॉडी रेस्ट में है। तो इस वक्त ये जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी जो बॉडी को मूव नहीं होने दे रही, दिस इज नोन एज द स्टैटिक फ्रिक्शन, एफ एस। गॉट इट? दिस फ्रिक्शन व्हेन द बॉडी एट रेस्ट इज नोन एज द स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन को हम एफ, स्मॉल एफ से शो करते हैं, एफ एस। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने फोर्स को बढ़ाना स्टार्ट किया। मैंने कहा फोर्स लगाई मैंने 4 न्यूटन। बॉडी, एक काम करें, पहले मैं आपको बताऊं बॉडी का वेट जो है,
बॉडी का वेट है अराउंड 10 न्यूटन के बराबर। बॉडी का वेट कितना है? 10 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन भी फिर इतना ही होगा। टू एवरी रिएक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल अपोजिट रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स भी कितनी होगी? 10 न्यूटन। अब बात जरा गौर से सुनिएगा ये बात। मैंने फोर्स लगाई 3 न्यूटन, बॉडी मूव नहीं कर रही। फिर मैंने लगाई 4 न्यूटन, बॉडी अभी भी मूव नहीं कर रही। क्यों नहीं मूव कर रही भाई? मैं बॉडी का जो वेट है वो तो अपवर्ड या डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है ना। एक्शन और रिएक्शन तो अपवर्ड हो रहा है, वर्टिकल हो रहा है। मैं राइट साइड पे लगा रहा हूं, मेरी फोर्स तो क्यों नहीं हो रही? ये बॉडी क्यों मूव नहीं कर रही? इसलिए क्या फ्रिक्शन आ गई। अरे भाई अभी तो हमने पढ़ा, हमने 3 न्यूटन लगाई तो फ्रिक्शन तो 3 न्यूटन थी। अब मैंने तो फोर्स बढ़ा दी ना, 3 से बढ़ गई। या 5 चलो कर लो, मैंने 5 कर ली, 3 से मेरी फोर्स बढ़ गई, तो अब तो मूव हो जाना चाहिए। यहाँ तो 3 न्यूटन है, तो फिर भी नहीं मूव कर रही। क्यों नहीं कर रही? इसका मतलब अगेन मान लीजिए अगर आपकी बॉडी फिर मूव नहीं कर रही तो इसका मतलब कि यहाँ पर आपकी फोर्स बैलेंस हो चुकी है, और वो बैलेंस तभी होगी कि उसके अपोजिट कोई फोर्स लग रही होगी, और अपोजिट में अगेन कौन से? फ्रिक्शन है। तो इसका मतलब अगर आपने 5 न्यूटन कर दी ना फोर्स, तो ये फ्रिक्शन भी 5 न्यूटन हो चुकी होगी। बात समझ में आई? आप जब जब फोर्स को बढ़ाते जाओगे तब तब आपकी फ्रिक्शन फोर्स भी अपने आप को इंक्रीज करती जाएगी। आप 8 न्यूटन लगा दो, ये भी 8 न्यूटन हो जाएगी। तो ये फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रही है? अपने आप को हमारी फोर्स के अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट करती जा रही है। इस एडजस्टिंग क्वालिटी को हम कहते हैं फ्रिक्शन इज ऑल्सो नोन एज द सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। इसको मैं यहां लिख देता हूं कि सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है जो कि अपने आप को एडजस्ट करती जा रही है, और जहां जहां तक हम फोर्स बढ़ाते जाएंगे फ्रिक्शन फोर्स भी उतनी बढ़ती जाएगी। लेकिन क्या हमेशा मैं अपनी फोर्स बढ़ाता जाऊं, ऑब्जेक्ट जो है वो बढ़ता जाएगा फ्रिक्शन फोर्स? अगर ऐसा हुआ और ऐसा होता तो हम तो कभी चल ही नहीं पाते। हर जगह हमें फ्रिक्शन लगती है, हम एक जगह रुके रहते, रेस्ट में रहते, स्टैटिक रहते। ऐसा नहीं होता। फ्रिक्शन फोर्स बढ़ती जरूर है मगर एक लिमिट तक, उसकी भी एक लिमिट होती है। ठीक है, और वो लिमिट क्या होती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे फॉर्मूले के अंदर। बस इतना समझ लीजिए कि वो जो लिमिट होगी वो बॉडी के वेट पर डिपेंड करेगी या उसके नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करेगी। जितना बॉडी का वेट होगा उतना उसका नॉर्मल रिएक्शन होगा, और जितना नॉर्मल रिएक्शन होगा उतनी ही फ्रिक्शन फोर्स अपने आप को एडजस्ट कर पाएगी। यहां तक बात क्लियर हो गई? अब सेकंड टाइप बढ़ते हैं, इसको इसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब यहाँ पे नाम का जो लिमिटिंग रखा गया ना वो इसके लिमिट की वजह से रखा गया। बस दिस इज अ लिमिट। ठीक है, हम जनरल लाइफ बोलते हैं ना, बस दिस इज अ लिमिट, फाइनल लिमिट हो गई, इससे ज्यादा नहीं। लिमिट का मतलब होता है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन बॉडीज के दरमियान में मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो आ जाए कि उससे ज्यादा बॉडी अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सके, उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। देखे, मैंने 3 करी, बॉडी ने भी 3 कर लिया। मैंने 4 करी, बॉडी ने 4 की। मैंने 5 की, बॉडी ने भी फ्रिक्शन फोर्स भी 5 हो गई। मैंने 8 न्यूटन लगाई, फ्रिक्शन भी 8 हो गई। मैं अगर 10 न्यूटन फ्रिक्शन लगा फोर्स लगाऊं, अप्लाइड फोर्स, तो बॉडी भी अपने आप को 10 न्यूटन तक ले जाएगी। बॉडी भी अपने आप को कहां तक ले जाएगी? 10 न्यूटन। अब जरा अभी फिर मुझे देख के बताइए कि नीचे लग रही है फोर्स 10 न्यूटन, रिएक्शन में लग रही है 10 न्यूटन, कैंसिल हो गया अपवर्ड डाउनवर्ड? वर्टिकल तो बॉडी मूव नहीं कर रही। अब आ जाइए हॉरिजॉन्टल पर, मैंने लगाई 10 न्यूटन, रिएक्शन फोर्स भी लग रही है 10 न्यूटन, क्या अब बॉडी मूव करेगी? नहीं कर रही, रेस्ट में। लेकिन ये बॉडी की फाइनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट। इसके बाद अगर मैं 10.1 न्यूटन भी कर दूंगा ना, या 10.2 न्यूटन भी कर दूंगा, तो अब बॉडी मूव करना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब इससे ज्यादा इसकी लिमिट हो गई, बस
खत्म। इससे ज्यादा इसकी लिमिट नहीं है इस बॉडी की कि मूव करे आगे या अपनी फ्रिक्शन फोर्स को बढ़ाए। क्यों लिमिट नहीं है? क्योंकि दिस लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द वेट या नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द बॉडी। इस बॉडी का वेट ही 10 न्यूटन है, तो इसलिए अपने आप को 10 न्यूटन तक इंक्रीज कर सकता है। हाँ, इसका वेट अगर 20 न्यूटन होता तो ये भी अपने आप को 20 न्यूटन तक एक्सीड कर सकता था। तो इसी वजह से कहते हैं वो मैक्सिमम वैल्यू जब तक बॉडी रेस्ट में रहे, जब तक बॉडी रेस्ट में रहे उसको कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और कौन सी मैक्सिमम? तो इसलिए मैंने लिखा मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडीज इज नोन एज अ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, इसको इस तरह भी कह सकते हो, इट इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। जरा सी भी आपने फ्रिक्शन कम की तो स्टैटिक फ्रिक्शन में आ जाएगा, जरा सी फ्रिक्शन आपने बढ़ा दी तो या अप्लाइड फोर्स आपने बढ़ा दी तो फिर वो काइनेटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, लास्ट इसकी एक और टाइप कर लेते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं इसको, डायनेमिक फ्रिक्शन भी इसको कहते हैं। काइनेटिक हो या डायनेमिक हो, इसका मतलब क्या होता है? एट मोशन। तो अब सिंपली बात यही है कि मैंने अब 10 के बजाय मैंने और वैल्यू बढ़ा दी, मैंने कर दी 10 के बजाय 11 न्यूटन। अगर मैं 11 न्यूटन फोर्स करूं तो फ्रिक्शन फोर्स अब इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती, तो अब मेरी फोर्स अनबैलेंस हो जाएगी और 1 न्यूटन की फोर्स है ये ब्लॉक जो है वो कहां पर? मेरी अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा। और जिस वक्त ये बॉडी मूव कर रही होगी उस वक्त भी तो कांटेक्ट में तो होगी ना, और कांटेक्ट में होगी तो दरमियान में कोई ना कोई फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही होगी, और उसी फ्रिक्शन को हम कहते हैं इट इज द काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर? व्हेन द बॉडी इन द मोशन, when the two bodies are contact and they are in a motion, they have kinetic friction. ओके, अच्छा यहां से एक एमसीक्यू मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जरा मुझे बताइए कि हमने कहा स्टैटिक फ्रिक्शन जो थी वो 10 तक तो चली, मतलब 10 से थोड़ी कम कर लें, 10 9.9 तक तो स्टैटिक फ्रिक्शन चली। 10 न्यूटन को हमने कहा लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गई, मैक्सिमम हो गई। अब मैंने बड़ी वैल्यू अप्लाई कर दी, बड़ी कर दी, काइनेटिक फ्रिक्शन पर आ गए। तो एमसीक्यू ये है कि काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, इज ग्रेटर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन, लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन, और इक्वल टू द लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो इसका आंसर आप लोग दीजिए। इसका आंसर ये होगा, मैं बताता हूं, इसका आंसर ये होगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। आप कहेंगे सर कैसे, ये तो इंक्रीज हो रही है, लेस कैसे हो गई? देखिए इसका आंसर सुने, देखो यही सिर्फ कंफ्यूजन है। मैंने क्या कहा आपसे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम हो गई तो इससे ज्यादा फ्रिक्शन तो बढ़ ही नहीं सकती। एक तो ये पॉइंट यहां से आपको समझ में आ जाना चाहिए। लिमिटिंग फ्रिक्शन एक मैक्सिमम फ्रिक्शन है, इससे ज्यादा कभी फ्रिक्शन नहीं बढ़ सकती। ये तो आपकी अप्लाइड फोर्स है, लिमिटिंग फ्रिक्शन तो बढ़ ही नहीं सकती ना। तो काइनेटिक फ्रिक्शन यहां होगी, देखो यहां पर देखो, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है यहां से यहां तक, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, एफ एल कहा मैंने इसको, और काइनेटिक फ्रिक्शन जो होगी ना वो मैं यहां लिख देता हूं एफ के, वो इस वैल्यू से लेस होगी। क्यों? एक तो ये बात मैंने बताई कि मैक्सिमम फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इससे बड़ी कोई फ्रिक्शन नहीं हो सकती, कम जरूर हो सकती है। एक तो यहां से बात समझना है। दूसरी चीज मैं आपको एक समझाऊं, मैंने क्या कहा कि फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू द रफनेस या अप्स एंड डाउन ऑफ द सरफेस या लॉक ऑफ द सरफेस, सरफेस के लॉक की वजह से हो रही है। अब जरा देखिएगा, आपने फोर्स लगा के इसको खींचने की कोशिश करी, लॉक को फोर्स लगाई और लॉक्स को खींचने की कोशिश करी, तो कुछ लॉक्स यहां से टूट जाते हैं या कुछ लॉक्स यहां पे ओपन हो जाते हैं। जब कुछ लॉक्स ओपन हो गए तो अब बाकी, अगर मैं इसको इस तरह दिखाऊंगा, 4 लॉक थे, 4 में कोई एक लॉक ओपन हो गया, अगर कोई एक लॉक ओपन हो गया बाकी अब सिर्फ कम लॉक में, तो जितने जितने लॉक्स ओपन होते चले जाएंगे उतनी ही ज्यादा फ्रिक्शन आपकी रिड्यूस होती चली जाएगी।
कि कम हो रहा है तभी तो बॉडी एक्सीलरेट हो रही है। तो जब बॉडी एक्सीलरेट होना स्टार्ट होती है, मोशन में आना स्टार्ट होती है, तो वो उसकी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम या लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ी सी कम हो जाती है। इतनी ज्यादा कम भी नहीं आएगी, बहुत थोड़ी सी जो है वो कम हो जाएगी। कि इसको आप ऐसे कह सकते हो, मैं इसको यहीं पे लिखता हूं कि काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, ये एमसीक्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसका हम ग्राफ पढ़ लेते हैं बेटा। ग्राफ में हमने बनाया अप्लाइड फोर्स वर्सेस फ्रिक्शन फोर्स। दोनों फोर्स हैं तो इनका यूनिट दोनों का न्यूटन ही होगा। इसमें ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। देखिए ये क्या हुआ इस ग्राफ में, जितनी आपने फोर्स लगाई उतनी फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ती चली गई। क्यों? क्योंकि इट इज द सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। मैं जितनी फोर्स लगा रहा था उतनी सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स बढ़ रही थी। तो ग्राफ हमारा बिल्कुल स्मूथ और एक स्ट्रेट लाइन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की तरह बनता जा रहा था। और यहां तक ये जो पैटर्न होगा दिस इज कॉल्ड स्टैटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन, ये स्टैटिक रीजन है। फिर ये जो पॉइंट है टॉप, जो मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम फ्रिक्शन क्रिएट हो गई, दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग लिमिटिंग फ्रिक्शन। और फिर उसके बाद कुछ लॉक्स टूट जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती है, रिड्यूस हो जाता है और फिर स्मूथली चलता है। इस रीजन को हम कहते हैं काइनेटिक। दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहां से दो एमसीक्यूज बन सकते हैं। मैं फिर पूछ लेता हूं कि विच वन इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन। So your answer must be a limiting friction। कि maximum friction limiting friction होती है। दूसरा एमसीक्यू मैं पूछ लेता हूं, which one is the self adjusting friction? ऑप्शन इज static friction, limiting friction और kinetic friction या all of these। क्या सारी फ्रिक्शन जो है वो सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन होंगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी या काइनेटिक फ्रिक्शन होगी? तो योर आंसर मस्ट बी स्टैटिक फ्रिक्शन। ये सिर्फ देखो ना, ग्राफ से भी शो हो रहा है कि ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन जो फैक्टर था आपका, सिर्फ ये जो फैक्टर है, यही फैक्टर अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, उसके बाद एडजस्ट नहीं हो रही। उसके बाद तो बस एक मैक्सिमम पॉइंट आया और फिर एक स्मूथ लाइन आ गई। तो ये जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है ये कहलाएगा सेल्फ एडजस्टिंग। तो सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज द स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, तो ये हमारा आज का टॉपिक था अबाउट फ्रिक्शन। इस टॉपिक के अंदर कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है वो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के ऊपर भी। उसके अलावा हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह फ्रिक्शन को ही मजीद डिस्कस करेंगे, इसके फार्मूलाज वगैरह को, इसके लॉज में, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज वगैरह। सो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखते हैं। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।